युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। हथियारों की आवाज, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट और शंखों की गूंज एकदम कान फोड़ रही है। हाँ, एक बहुत ही इंटेंस माहौल। बिल्कुल। लेकिन इस महायुद्ध के शुरू होने से ठीक पहले ना एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो तूफान से पहले की शांति जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली तो आज के इस डीप डाइव में हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा स्टडी किए गए फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पर चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता। और ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि हम किसी बहुत भारी भरकम फिलॉसफी या सैकड़ों पन्नों के रिसर्च पर बात नहीं करेंगे। आज हमारे पास डिकोड करने के लिए सिर्फ एक लाइन है, मतलब चैप्टर 1 वर्स 2। सिर्फ एक वाक्य जो इस पूरे महाकाव्य के सबसे क्रिटिकल मोमेंट का फाउंडेशन सेट करता है। और ये बात अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर जब हम हिस्टोरिकल या एपिक मोमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो नैरेटिव बहुत ग्रैंड होता है। राइट, बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि इस एक लाइन में जो डिस्टिल्ड नैरेटिव है वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हाँ, मतलब एक सिंगल सेंटेंस में पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया गया है। सही कहा। इतने कम शब्दों में एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन को दिखाया गया है जहां बिना कोई एक्शन हुए भी बहुत सारा टेंशन मौजूद है। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं। हमारा मिशन आज यही है कि आखिर इस एक लाइन में ऐसा क्या है जिसने पूरी की पूरी गीता का स्टेज सेट कर दिया। जो सोर्स टेक्स्ट है वो बहुत ही सीधा है। हाँ, संजय जो नरेटर है वो बात कर रहे हैं। राइट। संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन ने पांडवों की आर्मी को मिलिट्री फॉर्मेशन में अरेंज्ड देखने के बाद अपने टीचर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे, और बस टेक्स्ट यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब सुनने में तो ये बहुत ही नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्टिंग लगती है। एक इंसान ने कुछ देखा, वो किसी के पास गया और उसने कुछ कहा। अगर इसे सिर्फ सतह से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल रिपोर्टिंग है, लेकिन इस रिपोर्टिंग के पीछे का जो लेयर्ड मीनिंग है ना, वो काफी गहरा है। वो कैसे? ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी लाइन में कोई भी फिजिकल वायलेंस या एक्शन है ही नहीं। किसी ने कोई हथियार नहीं उठाया है। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही इंटेंस साइकोलॉजिकल टेंशन इस एक वाक्य में फील की जा सकती है। वो तूफान से पहले का सन्नाटा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि एक लीडर के माइंड सेट का बहुत ही क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। तो इस साइकोलॉजिकल टेंशन वाले पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर इस वाक्य के पहले हिस्से पर फोकस किया जाए तो बात ऑब्जर्वेशन की हो रही है। मतलब राजा दुर्योधन सामने देख रहा है। बिल्कुल, और वो क्या देख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ सैनिकों की एक रैंडम भीड़ नहीं देख रहा है। सोर्स स्पेसिफिकली एक पॉइंट मेंशन करता है कि आर्मी मिलिट्री फॉर्मेशन में अरेंज्ड है। मतलब ये कोई आम भीड़ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रैटेजी में। एक भीड़ और एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बीच का फर्क ही अक्सर हार और जीत तय कर देता है। राइट। वैदिक काल के युद्धों में ना इस मिलिट्री फॉर्मेशन को व्यू कहा जाता था, और व्यू सिर्फ सैनिकों को सीधी लाइनों में खड़ा करना नहीं होता। हाँ, वो तो स्कूल की असेंबली हो गई। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, ज्योमेट्रिक और डेडली डिजाइन होता है। जब कोई इस तरह के फॉर्मेशन को देखता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि सामने वाला सिर्फ गुस्से या इमोशन में लड़ने नहीं आया है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है। हाँ, एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग के साथ। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो एक राजा के तौर पर अपने सामने एक स्ट्रक्चर्ड खतरे को देखना सीधा लीडरशिप के डिसीजन मेकिंग को ट्रिगर करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत बड़े चेस मैच में पहला मूव चलने से ठीक पहले बोर्ड को देखना। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब सोचिए ना, सामने वाले प्लेयर ने अपने सारे मोहरे घोड़े, हाथी, वजीर एकदम ऐसी पोजीशन में सेट कर रखे हैं जो एक डेडली पजल की तरह है। और खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। राइट, खेल शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उस स्ट्रक्चर्ड सेटअप को देखकर ही दिमाग पर एक भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। यहाँ अपोनेंट की पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को देखना ही एक साइकोलॉजिकल वेपन बन गया। एग्जैक्टली, क्योंकि एक भीड़ में केओस होता है, और साइकोलॉजी के नजरिए से केओस को हैंडल करना या डराना थोड़ा आसान होता है। हाँ, केओस तो प्रेडिक्टेबल नहीं होता ना, वो तो बस टूट पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन जब खतरा पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड होता है तो उसका सीधा मतलब है कि दुश्मन ने
सामने वाले की हर कमजोरी का हिसाब लगा लिया है। इसे मनोविज्ञान में थ्रेट परसेप्शन कहते हैं। ओहो, थ्रेट परसेप्शन, मतलब दुर्योधन को ये रियलाइज हो रहा है कि सामने वाले कोई कमजोर लोग नहीं हैं। हाँ, दुर्योधन एक ऐसा राजा है जो हमेशा ये मानता था कि पावर उसके पास है। वो पांडवों को कमजोर समझता था जो अपना सब कुछ हार कर जंगल से वापस आए हैं। लेकिन जब वो उन्हीं पांडवों को एक परफेक्ट व्यूह में खड़े देखता है तो उसका वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टूटता है। ये मिलिट्री फॉर्मेशन सामने वाले के इरादों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे इस सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? ठीक है, सामने वाली सेना बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन में खड़ी है। दुर्योधन को एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा, लेकिन दुर्योधन कोई आम इंसान तो है नहीं, वो एक राजा है। हाँ, वो तो है। और जब एक लीडर के सामने ऐसा खतरा आता है तो लॉजिक क्या कहता है? आमतौर पे एक राजा ऐसे समय में अपने सेनापति के पास जाता है। उसे भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो उस समय कमांडर इन चीफ थे। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है ना? लेकिन सोर्स स्पेसिफिकली कहता है कि वो अपने टीचर के पास गए, मतलब द्रोणाचार्य के पास। एक राजा युद्ध के मैदान में अपने कमांडर इन चीफ को बाईपास करके अपने टीचर के पास क्यों जा रहा है? मैं कहूंगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा करता है और ये हमें इस वर्स के सबसे इंटरेस्टिंग डायनामिक की तरफ ले जाता है। मतलब ये वल्नरेबिलिटी से ज्यादा दुर्योधन का डर नहीं दिखाता? देखिए, अगर दुर्योधन अपने कमांडर भीष्म के पास जाता तो ये एक प्योरली टैक्टिकल मूव होता। हाँ, वो पूछता कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है। राइट। लेकिन एक टीचर के पास जाना एक पूरी तरह से अलग साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्टेट को दर्शाता है। यहाँ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। द्रोणाचार्य सिर्फ दुर्योधन के टीचर नहीं थे, वो सामने खड़ी उस पांडव आर्मी के भी टीचर रह चुके थे। हाँ। अर्जुन उनके सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे। बाप रे, ये बात तो इस पूरी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। बिल्कुल। मतलब दुर्योधन उस इंसान के पास जा रहा है जिसने सामने खड़े दुश्मनों को भी लड़ना सिखाया है। तो क्या यहाँ दुर्योधन सच में कोई टैक्टिकल एडवाइस लेने गया है, या फिर वो एक तरह का पॉलिटिकल वैलिडेशन ढूंढ रहा है? आप किस तरह के वैलिडेशन की बात कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दुर्योधन के दिमाग में एक डाउट आ गया है। उसे डर है कि कहीं उसके टीचर के मन में सामने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है। तो ये तो एक बहुत ही कैलकुलेटेड और इनसिक्योर कदम लगता है। ये एनालिसिस बहुत ही प्रोफाउंड है और ये लीडरशिप डायनामिक का एक बहुत ही डीप एस्पेक्ट है जो ये सोर्स डिकोड करता है। वो कैसे? जब इंसान के पास पावर होती है, जैसे दुर्योधन यहाँ एक राजा है, तो वो अक्सर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब सामने एक ऐसा खतरा आता है जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और डराने वाला हो, तब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा होता है। हाँ, पावर वहां काम नहीं आती। बिल्कुल। क्राइसिस के समय पावर से ज्यादा विजडम की जरूरत होती है। इंसान वापस अपने फाउंडेशन की तरफ जाता है, उस व्यक्ति के पास जिसने उसे सिखाया है। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना ये कंफर्म करना है कि उसका फाउंडेशन अभी भी पूरी तरह से उसके साथ है या नहीं। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल चेक इन है। हाँ, एग्जैक्टली। दुर्योधन ये देखने गया है कि उसका गुरु किस माइंडसेट में है, लेकिन फिर भी एक राजा का अपनी सेना के सामने ऐसा करना, क्या ये उसकी लीडरशिप इमेज को कमजोर नहीं करता? वो तो है। मतलब अगर लाखों की सेना देखती है कि उनका राजा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने कमांडर को छोड़कर अपने गुरु के पास जा रहा है, तो मॉरल तो वहीं डाउन हो सकता है ना। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक रिस्क है और यही संजय के नैरेटिव की सबसे बड़ी खूबी है। नैरेटर के तौर पर संजय ने यहाँ दुर्योधन को जज नहीं किया है। हाँ, उन्होंने कोई एडजेक्टिव नहीं यूज किया। राइट। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुर्योधन डरा हुआ था या वो इनसिक्योर था। उन्होंने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सच बताया है कि राजा दुर्योधन टीचर के पास गए। अब ये सुनने वाले पर है कि वो उस एक्शन के पीछे के मोटिव को कैसे डिकोड करता है। एक नजरिया ये भी हो सकता है कि दुर्योधन बहुत चालाक है। वो द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि वो पूरी शिद्दत से लड़ें। अरे हाँ, ये मैनिपुलेशन वाला एंगल काफी हद तक लॉजिकल लगता है। मतलब ये कोई मासूम वल्नरेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल मूव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये दिखाता है कि क्राइसिस के समय एक लीडर को सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं निपटना होता, बल्कि अपनी खुद की साइड के लोगों के साइकोलॉजिकल स्टेट को भी मैनेज करना होता है। सही कहा। और इस सब के बीच ना, जो एक शब्द इस टेक्स्ट में सबसे ज्यादा वजन रखता है वो है राजा। सोर्स स्पेसिफिकली
राजा दुर्योधन कहता है। हाँ, वो सिर्फ दुर्योधन भी तो कह सकते थे। राइट। राजा शब्द यहाँ अथॉरिटी और ईगो का सिंबल है। ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्रास्ट क्रिएट करता है। एक तरफ राजा की पावर है और दूसरी तरफ एक टीचर का इन्फ्लुएंस है। जब एक राजा अपने टीचर के पास जाता है तो वो एक क्षण के लिए अपनी पावर को एक्नॉलेज करते हुए भी उस विजडम या अथॉरिटी के सामने झुक रहा होता है। ये एक बहुत ही डेलिकेट पावर प्ले है। द्रोणाचार्य के पास कोई राजशाही पावर नहीं है, लेकिन उनके पास वो नॉलेज है जो राजा के सिंहासन को बचा सकती है। नॉलेज और स्किल की ये पावर सच में किसी भी राजशाही अथॉरिटी से बड़ी हो जाती है ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में संजय का रोल भी तो बहुत फैसिनेटिंग है। वो एक रिपोर्टर या एक कैमरा की तरह काम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग में एक कमाल का सस्पेंस है। हाँ, वो सस्पेंस जो सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है। राइट। मतलब एक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। राजा ने एक डेडली मिलिट्री फॉर्मेशन देखी, उसे साइकोलॉजिकल शॉक लगा, वो अपने टीचर के पास पहुंच गया। अब बारी थी उस कम्युनिकेशन की जो इस पूरे टेंशन को रिलीज करता। लेकिन सोर्स हमें आखिरी में क्या देता है? सिर्फ ये शब्द कहे और बस। और वहीं पर सोर्स हमें पूरी तरह से सस्पेंस में छोड़ देता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये तो एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर हो गया ना। असली कम्युनिकेशन अभी होने वाला है और लाइन खत्म। हाँ, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट कट है। अगर हम इसको एक मॉडर्न कहानी या किसी मूवी की तरह देखें तो ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव पॉज है। संजय हमें उसी एक फ्लो में बता सकते थे कि राजा ने क्या कहा। बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन मैं कहूंगी कि जानकारी का ये अधूरापन कोई गलती नहीं है। ये कमाल का नैरेटिव टूल है। संजय ने सिर्फ सिचुएशन सेट की है और आगे आने वाले डायलॉग के लिए पूरी स्टेज तैयार कर दी है। अगर वो उसी लाइन में डायलॉग भी बता देते तो उस डायलॉग का इम्पैक्ट कम हो जाता। मतलब इस एक वाक्य का काम कहानी को आगे बढ़ाना था ही नहीं। राइट। इसका काम था स्टेज को तैयार करना। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि संजय ये बात किसको बता रहे हैं। वो एक अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं। ओहो। हाँ, तो ये जो पॉज है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये उस अंधे राजा के लिए भी है जो युद्ध के मैदान को देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट है। मतलब वो अंधा राजा जो खुद अपने बेटे की जीत चाहता है, वो भी ये सुनकर अपनी सांस रोक कर बैठा होगा कि अब मेरा बेटा क्या बोलेगा। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही इंटेंस सीन में कैमरा एकदम जूम इन करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक से रुक जाता है और कैरेक्टर अपना मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए और सीन कट हो जाता है। वो जो 1 या 2 सेकंड का पॉज होता है जहां ऑडियंस अपनी सांस रोक लेती है, ये वही पॉज है। और ये अनकहे शब्दों का सस्पेंस एक अलग ही लेवल की साइकोलॉजिकल एंजाइटी क्रिएट करता है। मतलब जो भी इसे पढ़ या सुन रहा है उसका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगता है। बिल्कुल। क्या दुर्योधन घबराकर कंप्लेंट करेगा? क्या वो द्रोणाचार्य पर ताना मारेगा? या क्या वो कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी डिस्कस करेगा? ये क्यूरियोसिटी ही लिसनर को आगे के टेक्स्ट के साथ पूरी तरह से हुक कर लेती है। तो अगर हम इस पूरे सोर्स को अब एक साथ रखकर देखें तो ये एक बहुत ही कंप्लीट आर्क बनाता है। सिर्फ कुछ ही शब्दों में पूरा का पूरा बिहेवियरल साइकिल दिख जाता है। ये सच में एक बिहेवियरल साइकिल है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, एक स्ट्रक्चर्ड खतरे को देखना, उसके बाद एक्शन, उस खतरे के रिस्पॉन्स में एक टैक्टिकल कमांडर के बजाय अपने मेंटर के पास जाना, और अंत में कम्युनिकेशन के लिए तैयार होना। ये साइकिल किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान की बात नहीं है, ये ह्यूमन कंडीशन का रिफ्लेक्शन है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक छोटे से वर्स में बहुत कुछ छुपा है। एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फॉर्मेशन को देखने का प्रेशर, एक राजा का अपने टीचर के पास गाइडेंस के लिए जाना, और कुछ बहुत ही जरूरी कहे जाने वाले शब्दों का सस्पेंस। हाँ, और अगर हम इसे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये मिलिट्री फॉर्मेशन और टीचर का कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। वो कैसे? चाहे इंसान कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, कोई बिजनेस चला रहा हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चुनौतियां अक्सर एक मिलिट्री फॉर्मेशन की तरह ही आती हैं। हाँ, लाइक कभी-कभी कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतरता है। वो कोई रैंडम क्योस नहीं होता, वो एक वेल प्लान्ड अटैक होता है। एग्जैक्टली। या फिर पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हर तरफ से अनबीटेबल लगती है, और उस वक्त जो पहला नेचुरल रिएक्शन होता है वो पैनिक का होता है। जैसे दुर्योधन को भी वो कॉग्निटिव शॉक लगा था। राइट। लेकिन ये टेक्स्ट हमें बताता है कि जब चुनौती इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड हो
तो अंधाधुंध हाथ पैर मारना सॉल्यूशन नहीं होता। उस समय जरूरत होती है स्थिति को बारीकी से देखने की और फिर सही इंसान के पास जाने की। एक मेंटोर या एक टीचर के पास जाना। हाँ, टीचर वो है जो आपके फाउंडेशन से जुड़ा हो, जो आपको सही पर्सपेक्टिव दे सके। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल टेक अवे है इस पूरे सोर्स से। सिर्फ एक ही लाइन में लीडरशिप, डर, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन और मेंटरशिप सब कुछ कवर हो गया। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा को हम इसी एनालिसिस के साथ कंक्लूड करते हैं और एपिसोड को खत्म करते हुए यहाँ एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति सामने आती है जो पूरी तरह से एक मिलिट्री फॉर्मेशन की तरह डरावनी और वेल ऑर्गेनाइज लगती है, तो पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? और क्या उस क्रूशल मोमेंट में गाइडेंस लेने के लिए कोई ऐसा टीचर मौजूद है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।